Hi dear friends, welcome to G-Centric. So सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस की बात हो चुकी है। नाउ सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेजेस में जब हम लास्ट टाइम बात करते थे हमने एक चीज समझ ली है कि सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस है यदि है तो उसका गेज फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, मेटल की बजाय उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, बराबर ना। बट उसकी जो लिमिट है ना वो एक फॉर द लिमिटेड स्पान ऑफ स्ट्रेन के लिए ही काम करेगा, बिकॉज वेरी सेंसिटिव है। नॉन लिनियरिटी जो है वो उसकी ज्यादा है, मतलब सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेजेस जो है उसमें लिनियरिटी के लफड़े हैं जी। गॉट द पॉइंट। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेमीकंडक्टर के साथ वो ये थी कि वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, रिश्ता बना लेता है, टेम्परेचर के साथ अफेक्ट हो जाता है, या यूं कहूं कि टेम्परेचर की वजह से उसके रेजिस्टेंस में चेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। गॉट द पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगली क्लास में डिस्कशन करने वाला हूं मैं सेमीकंडक्टर में। हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल है, एज यू नो, विथ रेफरेंस टू द डोपिंग। यस ना, पेंटावेलेंट डोपिंग, ट्राइवेलेंट डोपिंग, बेसिक चीजें पता है ना जी। तो डोपिंग करने के बाद जब इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो आपके पास दो चीजें निकल के आती है, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। गॉट द पॉइंट। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दो टाइप की चीजें हैं, तो दोनों पे बेस्ड सेमीकंडक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जी, है ना। चलिए तो फिर देखते हैं, गहराई से जानते हैं, कहीं पे इसके बारे में जानकारी मिले ना मिले हम आपको जरूर देंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए तो फिर सर सेमीकंडक्टर दो टाइप से हमने देखे हैं। नंबर एक हमने देखा है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमने देखा है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बराबर ना जी। अब दोनों की क्या खासियत है जरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्या है इंफॉर्मेशन? सर स्ट्रेन गेज की जब बात कर रहे थे तो आप ले दे के एक चीज की बात करते हैं, दैट इज द गेज फैक्टर, बराबर ना। स्ट्रेन गेज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फोकस किस चीज पे कर रहा हूं, मैं गेज फैक्टर पे फोकस कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला मैं आप सभी लोगों को क्या सिखा रहा हूं कि डेल आर बाई आर डिवाइड बाई स्ट्रेन। ये क्यों जरूरी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रेन गेज के लिए, बिकॉज उस स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गेज फैक्टर से ही मिलती है। कोई सा भी स्ट्रेन गेज है जिसमें आप इनपुट स्ट्रेन लगा रहे हो वो अपना रेजिस्टेंस चेंज करेगा, वो रेजिस्टेंस चेंज डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करने वाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज डिफ्लेक्शन देने वाला है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन। सो किसी भी मेटल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस का जो क्या भैया गेज फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने देख लिया सेमीकंडक्टर केस में गेज फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 50 to 200। Now 50 to 200 is the gauge factor की वैल्यू। इसका मतलब यार कि huge amount of resistance will change in the semiconductor type of strain gauges. Got the point? Now come to the point and the point is, सर मेटल के केस में हमने गेज फैक्टर देख लिया था ना, सेमीकंडक्टर के केस में गेज फैक्टर देखिए, गेज फैक्टर हमेशा। अच्छा, और थोड़ी चीजें और मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जरा। सपोज आपके पास एक मेटल वायर है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले थोड़ी सी रूपरेखा बनाना चाह रहा हूं। आपके पास ये एक मेटल वायर है, हाँ जी। नाउ इस मेटल वायर को यदि आप टेंसाइल स्ट्रेन से गुजारते हैं, यानी कि इसको टेंशन करते हैं, इसको खींचते हैं, है ना, बाय एनी मीन्स, यदि आप इसे खींचते हैं या ये इसका हिस्सा फिक्स है तो इसे खींचते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंशन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा जी, बढ़ेगा। बोलिएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब डेल आर की वैल्यू पॉजिटिव आना है, बराबर है ना। डेल आर यानी कि बिकॉज ऑफ दिस टी रेजिस्टेंस बढ़ा, दैट रेजिस्टेंस बढ़ा माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो गेज फैक्टर की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी ना, बराबर है ना। तो गेज फैक्टर जो है ना वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। गॉट द पॉइंट। मेटल के केस में बात करें, लेकिन यदि आप इसे कंप्रेस कर रहे होते, यदि इस मेटल को आप कंप्रेस कर रहे होते जी भैया, कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने में नया रेजिस्टेंस पहले के रेजिस्टेंस से कम होगा, डेल आर की वैल्यू इस केस में नेगेटिव होगी। सो डेल आर की वैल्यू इज नथिंग बट द नेगेटिव वैल्यू
आई एम पुटिंग ओवर हियर। नाउ गेज फैक्टर की वैल्यू बता दीजिए आप मुझे। सर इस केस में गेज फैक्टर जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। मतलब कि गेज फैक्टर पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है, इसका मतलब ये गेज फैक्टर पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। गेज फैक्टर नेगेटिव होना इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है। तो क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है? टेंशन करने से, टेंसाइल स्ट्रेंथ देने से बढ़ रहा है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ देने से घट रहा है। तो स्ट्रेन गेज के मामले में दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ आर वेरी क्रूशियल, है ना। तो हमेशा जो भी गेज फैक्टर दिया जाता है किसी भी मेटल का विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया जाता है, बराबर ना। तो सीधी बात है, यदि मेटल को टेंसाइल स्ट्रेंथ दोगे तो पॉजिटिव जीएफ गेज फैक्टर जो है वो पॉजिटिव, यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोगे तो नेगेटिव जीएफ, बराबर जी, बराबर, गॉट द पॉइंट। सो टेंशन के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ना उसे हम पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं, और इसके कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ना उसे हम नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी स्ट्रेन गेज में जब गेज फैक्टर की रिस्पेक्ट की बात करोगे ना तो एक बात तो तय है, दो टाइप की स्ट्रेन आपके दिमाग में खोपड़ी पुट करना है, टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेन को जब भी डिफाइन करेंगे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन को जब भी यूज करेंगे नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। गॉट द पॉइंट ना। मामला समझ में आया, माजरा समझ में आया। अब देखो जरा ध्यान से, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वेरी क्रूशियल डाटा, कहीं मिले ना मिले हमें आपको देना है। यदि आप इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, यदि आप सेमीकंडक्टर को टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, एन टाइप का घटता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काइंड ऑफ थिंग है ना। पी टाइप का नेचर एन टाइप के नेचर से जस्ट उल्टा है। एक में होल्स हाईएस्ट मात्रा में है तो एक में इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट दोनों की कहानी है। तो पी टाइप में यदि मैं बोलता कि इसका रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ से बढ़ता है, इसका रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ से बढ़ता है और इसका रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ से घटता है, तो आप मुझे बताइए गेज फैक्टर जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो कैसा होगा, पॉजिटिव गेज फैक्टर। क्यों? बिकॉज यू नो वेरी वेल रेजिस्टेंस जो है ना वो पॉजिटिव है, चेंज इन रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। ठीक है भैया, इसमें बताइए इसका गेज फैक्टर हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन किसके लिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए नेगेटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ना बच्चे वो नेगेटिव होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। गॉट द पॉइंट। अच्छा जी सर, ये चीज हमें पहले नहीं पता थी, तो अब याद रखना है ना। 2 बार गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आया है। कितनी बार? 2 बार। किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। बुक में मिलेगा आपको कि इसका गेज फैक्टर नेगेटिव होता है, इसका गेज फैक्टर पॉजिटिव होता है, बट वो भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है जब तक कि हम यहां पे नहीं लिखे कि फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, for the tensile strength gauge factor of the p type semiconductor is क्या? positive, and for the tensile strength n type के लिए क्या? negative। तो एक और कहानी मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि यदि आप इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे होते, यदि आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे होते तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रॉप करता, इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप करता, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आती। इसके रिस्पेक्ट में यदि गेज फैक्टर निकाल रहे होते तो वो नेगेटिव आता, वो नेगेटिव आता। गॉट द पॉइंट? समझ में आई बात? यदि आप यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ेगा, तो गेज फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होगा, गेज फैक्टर पॉजिटिव होगा। बट इन जनरल सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस में चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, हम उन्हें डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेंचमार्क कौन है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में यदि बात करूं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज फैक्टर पॉजिटिव लेके आपके सामने आएगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज आपके सामने गेज फैक्टर नेगेटिव लेके आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है?
नाउ यू नो वेरी वेल। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेने से पहले और मैं आपको थोड़े से पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। हमने एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखा है, स्ट्रेन गेज के एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखा है। उसमें आपका जो स्ट्रेन गेज है एक थीम सी पतली सी परत है जिसमें कि बॉन्डेड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, जिसमें कि आपका मेटल स्ट्रक्चर जो है वो इनक्लोज्ड है। नाउ आप इसे ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, बराबर दो कंडीशन देखी थी ना। अब मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं कि हियर इट इज। चलिए जी, ये रहा आपका स्ट्रेन गेज, ठीक। ये रहा आपका स्ट्रेन गेज, है ना। नाउ इस स्ट्रेन गेज को आप क्या इधर से फोर्स लगा रहे हो या फिर इधर से फोर्स लगा रहे हो, बराबर ना। इधर से फोर्स लगा रहे हो या इधर से फोर्स लगा रहे हो। जरा ध्यान से देखो, ये यदि स्ट्रेन गेज है तो यहाँ पे या तो ऐसे फोर्स दे रहे हो या फिर ऐसे, यानी कि कुल मिला के आपका स्ट्रेन गेज टेंसाइल स्ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। नहीं समझे? आपका स्ट्रेन गेज ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये वायर इसकी लेंथ के अक्रॉस स्ट्रेच हो, बराबर ना। लेंथ के, जब इसको ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ये इस साइड फैलेगा ना, इस साइड फैलेगा तो कौन सा हिस्सा स्ट्रेच होगा? वायर की लेंथ स्ट्रेच होगी कि वायर का डायामीटर स्ट्रेच होगा? वायर की लेंथ स्ट्रेच होगी। लेंथ यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन के लिए इसको डिजाइन किया गया है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब होगी? जब इसे टेंशन मिलेगा। यानी कि आपका स्ट्रेन गेज इन जनरल जो डिजाइन होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेन के लिए ही डिजाइन होते हैं। हम क्या इसे हम इसको ऐसा क्यों नहीं लगा रहे कि ये कंप्रेस्ड हो, मतलब इसका डायामीटर को चेंज करते हैं। लेंथ की बजाय इसके डायमीटर को चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज होना है ना। तो भाई साहब इसको यूं कंप्रेस करोगे तो अननेसेसरली ज्यादा फोर्स भी लगाओगे और डायमीटर में चेंज माइन्यूट सा दिखने वाला है आपको, माइन्यूट सा। सो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज करवाना हो तो लंबाई के अक्रॉस उसे स्ट्रेच करना आपके लिए ज्यादा आसान है। क्या? लंबाई, क्योंकि लंबाई एल की वैल्यू इसकी विड्थ की वैल्यू से कई गुना ज्यादा है जी, कई गुना ज्यादा है। गॉट द पॉइंट? सो अब जरा ध्यान से सुनिए। आपने जो स्ट्रेन गेज लिया सर वो डिजाइन किया फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर द टेंसाइल स्ट्रेन, बराबर ना। तो इसको हम जो बोलते हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, या वो एक्सिस जिसके थ्रू आप आपकी स्ट्रेन को जनरेट करवा रहे हो, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ व्हाट? टेंसाइल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है ना जी? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कि स्ट्रेन गेजेस जो इन जनरल डिजाइन होते हैं, जो प्रैक्टिकली डिजाइन होते हैं, वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है उसे मेजर करने के लिए बनाया जाता है, या उसी के रिस्पेक्ट में अपना आउटपुट देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ट्रांसफर स्ट्रेन इसमें नहीं आएगी। अरे लेंथ चेंज हो रही है तो पक्का उसका डायमीटर तो चेंज होना है। ट्रांसफर स्ट्रेन भी इसमें रहेगी बट बहुत ही कम। ट्रांसफर स्ट्रेन बहुत ही कम रहेगी। पूरा सिस्टम आपने डिजाइन किया सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, है ना। अब मुझे आप बताओ कि सपोज आपके पास, सपोज ध्यान से सुनिएगा, सपोज आपके पास एक स्ट्रिप है, ठीक है, ये रहा स्ट्रिप। ये वही स्ट्रिप है जो अपने एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में देखी थी ना, जिसपे कि अपन माउंट कर रहे थे। किसको माउंट कर रहे थे? हमारे स्ट्रेन गेज को। अब यदि यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ मैं, इस वाले हिस्से में फोर्स लगा रहा हूँ, और ये वाला जो हिस्सा है ये फिक्स्ड है। ये वाला हिस्सा जो है वो फिक्स्ड कर दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला हिस्सा फिक्स कर दिया। अब इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, पक्की बात है। तो आप बताओ ये स्ट्रेन गेज मुझे किस टाइप से लगाना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्ट्रेन से एनकाउंटर हो। स्वाभाविक सी बात है सर, आप इसको ऐसे लगाइए, आप इसको ऐसे लगाइए कि इसका जो लॉन्गिट्यूडनल आपका लेंथ वाला हिस्सा है वो स्ट्रेन को एनकाउंटर करे, बराबर ना। क्योंकि ये स्ट्रेच होगा तो ये खींचेगा इसको। जैसे ये किया तो ये सरफेस में टेंशन आएगा तो डायरेक्टली लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस केस में ही आपको मैक्सिमम स्ट्रेन मिलेगी, बराबर ना। बट यदि आप इसे ऐसा लगा दें,
यदि आप इसे ऐसा लगा दें लाइक दिस, तो ये आपके लिए यूजलेस नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ में नलीफाई चेंज हो गया आपका, बट डायामीटर चेंज होगा, डायामीटर चेंज होगा। बट आपने चूंकि सिस्टम को डिजाइन किया किसके लिए? लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि मैक्सिमम यदि आपको रेजिस्टेंस चेंज करवाना है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कहना कि भाई साहब मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चेंज करके दो, मैं आपको डिफ्लेक्शन दूंगा, ज्यादा से ज्यादा दूंगा, अच्छा से अच्छा दूंगा, मेरे को ऐसा चिंदी रेजिस्टेंस मत पकड़ाओ। चिंदी मतलब जरा सा रेजिस्टेंस चेंज मत पकड़ाओ, मुझे प्रॉपर रेजिस्टेंस चेंज करके दो, मैं आपको आउटपुट देता। तो इसमें रेजिस्टेंस चेंज कम होने वाला है एज कंपेयर टू दिस। गुड पॉइंट ना। तो हमेशा स्ट्रेन गेज जब भी अटैच करते हैं ना, तो उसको कैसे अटैच करते हैं राजा? उसको अटैच करते हैं कि ताकि मैक्सिमम जो भी टेंसाइल फोर्स हो वो उसकी लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उसकी लेंथ में लोचा हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। एक क्वेश्चन देखिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज है जिसका कि नॉमिनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज द 1000 ओम दिया हुआ है। इस पे आपने कंप्रेसिव स्ट्रेन लगाया और वो कितना है? 100 माइक्रोन का। इसका गेज फैक्टर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो कितना है? -100। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि -100 इसका गेज फैक्टर है। स्वाभाविक सी बात है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर यदि है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज है, तो माइनस में उसका जीएफ रहेगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अब जरा देखिए, आपसे पूछा गया है कि इसका नया रेजिस्टेंस कितना है। अरे यार, जब आप उसे कंप्रेसिव स्ट्रेन लगाओगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। तो नाउ ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा। क्वेश्चन बड़ा अनोखा है, शानदार है, अच्छा है, लल्लू है, बट गलत कर देते हैं लोग। बहुत सारों को तो अभी भी कंफ्यूजन, इवन बहुत सारी बुक्स में भी अलग अलग दिया हुआ है भाई साहब, उनको भी कंफ्यूजन। देखिए जरा, कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोले कि साहब ये पूछना चाह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो गेज फैक्टर जो होता है वो तो हम जानते हैं कि वो होता है ΔR/R डिवाइड बाई स्ट्रेन, बराबर ये होता है। तो इसका मतलब ये कि गेज फैक्टर की वैल्यू है -100, स्ट्रेन की वैल्यू है 100 गुणा 10⁻⁻6 गुणा नॉमिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1000, और ये हो गई आपकी ΔR की वैल्यू हो गई, बराबर। सो ΔR की वैल्यू यदि यहाँ से निकालोगे तो वो कितनी आ गई? ये 3 और ये, सो दिस इज नथिंग बट 10 -10। ΔR की वैल्यू -10 आई, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस -10 हुआ। चेंज इन रेजिस्टेंस -10 हुआ। तो इसका मतलब क्या? चेंज इन रेजिस्टेंस ΔR की वैल्यू क्या है कि आपने जो कंप्रेसिव स्ट्रेन लगा दी, उसके बाद में स्ट्रेच्ड होके जो रेजिस्टेंस आया RC -R2 जो पहले था, तो RC की वैल्यू मालूम नहीं, RT की वैल्यू है 1000, ΔR की वैल्यू है -10। सो RC की वैल्यू यहां से आई 990 ओम। ये आप करते हैं, बराबर गलत करते हैं, सरासर अन्याय करते हैं, सरासर गलत करते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। किसी ने छापा हो, छापते रहिए, गलत आंसर क्यों? देखो जरा ध्यान से। एन टाइप सेमीकंडक्टर को यदि कंप्रेसिव स्ट्रेन दे देते हैं तो रेजिस्टेंस तो बढ़ता है जी, रेजिस्टेंस तो बढ़ता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को यदि कंप्रेसिव स्ट्रेन देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, गेज फैक्टर पॉजिटिव होता है। बट यहां तो गेज फैक्टर नेगेटिव है। तो मैंने बोला था गेज फैक्टर हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और वो हमेशा दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि बार बार चेंज नहीं कर सकता ना, एक पर्टिकुलर रेफरेंस मानना पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में गेज फैक्टर डिफाइन होता है, तो टेंसाइल में -GF कर दिया। अपने को टेंसाइल और कंप्रेशन से सिर्फ ये जानना है कि रेजिस्टेंस के साथ क्या लोचा हो रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपका तो घट रहा है, आपने जो किया उसमें तो घट रहा है रेजिस्टेंस। तो कहां गलती कर दिया? बिल्कुल गलती कर दिया आपने। फिर से देखिए जरा, गेज फैक्टर इज इक्वल टू
डेल आर बाई आर। अब जरा देखो कि इसकी वैल्यू है -100, मान ली बात। डेल आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू 1000 है। अब ये जो स्ट्रेन है ये कौन सी है? कंप्रेसिव स्ट्रेन। और हमने क्या बोला था, जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेन हो उसे नेगेटिव से डिफाइन कीजिए, जब भी टेंसाइल स्ट्रेन हो उसे पॉजिटिव साइन के साथ डिफाइन कीजिए, क्योंकि आप टेंसाइल स्ट्रेन भी दे रहे हो, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी दे रहे हो, तो मैथमेटिकली चीजों को करोगे तो दोनों को अलग अलग साइन से डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं। यदि साइन नहीं देंगे तो कैसे पता कर पाएंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है या कंप्रेशन स्ट्रेंथ? और साइन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं भैया। टेंसाइल स्ट्रेंथ में इसमें पॉजिटिव हो रहा है रेजिस्टेंस, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस हो रहा है। मेटल का केस ले लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ में अलग रेजिस्टेंस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अलग रेजिस्टेंस। यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो, दोनों में सेम टाइप का रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो फिर साइन से डिफाइन करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी रेजिस्टेंस बढ़ता, तो फिर दोनों को साइन डिफाइन नहीं करना पड़ता, बट मैथमेटिक्स है। तो सर इसको मुझे नेगेटिव से डिफाइन करना पड़ेगा, -100। सो ये -100 रख लीजिए आप, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, 10⁻⁶। अब यहां से डेल आर की वैल्यू होगी 10 ओम, 10 ओम। सो 10 ओम यदि पॉजिटिव चेंज है, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस जो होगा ना कंप्रेसिव स्ट्रेन के लगने के बाद, वो कितना होगा? 1010 ओम, 1010। सो करेक्ट आंसर क्या है? 101। तो पूरा मुद्दा जो था वो किसके इर्द गिर्द था? इसके इर्द गिर्द। याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आपकी स्क्रीन पे। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं, ये गेट का क्वेश्चन है। हाँ, गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना हर सब्जेक्ट में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे करने को, और ऐसे क्वेश्चन हम धड़ाधड़ उड़ाएंगे, कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, है ना। अपने को डिफरेंट बनना है ना। अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, सिंपल सा दिया हुआ है क्वेश्चन। अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, ऑप्शंस भी दिए, हैज अ मच हायर गेज फैक्टर देन दैट ऑफ अ मेटल वायर गेज। कोई शक है क्या? सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस का ऑप्शन नंबर जो ए है आपकी स्क्रीन पर, कि इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो मेटल की बजाय बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट क्या है? एम्प्लॉयज पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अनडोप्ड सिलिकॉन। पीजो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब उसको हम कंप्रेस करते हैं, टेंशन करते हैं, जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं और उस लोड की वजह से यदि चार्ज प्रोड्यूस हो जाए उसकी सरफेस पे, डायनेमिक लोड देते हैं, डायनेमिक लोड की वजह से यदि चार्ज उसके सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ होता है क्या इससे? नो, ऑप्शन बी करेक्ट, रॉन्ग आंसर। कोई बंदा इसको यदि सी ऑप्शन लगा के आता, डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर कंपनसेशन। अच्छा जी, टेम्परेचर से तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ना हमारा सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, तो टेम्परेचर कंपनसेशन तो मस्ट है ना जी। तो टेम्परेचर कंपनसेशन सी भी गलत हो गया। डी में बोलता है exhibits very little gauge factor variation as compared to that of the metal wire gauges. Not at all, ये भी wrong answer. Exhibit very little gauge factor variation, बिल्कुल wrong answer. बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है ना गेज फैक्टर में, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। तो पहला जो था आंसर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, a strain gauge has a gauge factor of G equal to -100. गेज फैक्टर G इज इक्वल टू -100। तो हमने क्या बोला, गेज फैक्टर हमेशा डिफाइन होता है विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में कौन सा स्ट्रेन गेज ऐसा है जिसका कि आपका जो गेज फैक्टर है वो नेगेटिव हो? एन टाइप सेमीकंडक्टर सर अभी तो बताए। तो ऑप्शन था अनबॉन्डेड मेटल टाइप, बॉन्डेड मेटल फॉइल टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर श्योर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना फॉर श्योर क्या होता है, नेगेटिव गेज फैक्टर होता है, वो भी इतना ज्यादा होता है, नेगेटिव गेज फैक्टर वो भी -100। ठीक है,
कुछ मेटल्स ऐसी भी तो होती है जिनका गेज फैक्टर नेगेटिव होता है, जैसे निकल हमने देखा था -12, देखा था कि नहीं देखा था? तो उस रेंज में रहता तो फिर बॉन्डेड या बॉन्डेड मेटल फॉइल टाइप और आप एन टाइप में कंफ्यूज नहीं हो जाते क्या? बट उसमें भी हम एन टाइप चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर का हमेशा जिंदगी भर नेगेटिव स्ट्रेन गेज मिलेगा। मेटल का तो पॉजिटिव इन जनरल होता है, नेगेटिव रेयर कुछ मेटल होती हैं। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? Among the bonded metal strain gauges, the foil type is more popular than the wire type because. क्वेश्चन बोलता है कि foil type जो है ना वो वायर टाइप के स्ट्रेन गेज से कौन सा पॉपुलर है? क्यों है भाई? ऑप्शंस भी दे दिया है आपके, है ना? पहला ऑप्शन है एरर ड्यू टू ट्रांसफर स्ट्रेन इज मच लेस इन फॉइल टाइप। हाँ यार, ट्रांसफर स्ट्रेन वाला फंडा तो देखना पड़ेगा हमें, है ना? ट्रांसफर स्ट्रेन वाला फंडा तो देखना पड़ेगा। देखो इसको हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बराबर ना? आपके पास वायर टाइप स्ट्रेन गेज है। देखो आपके पास एक है वायर टाइप, ठीक है, वायर टाइप है, और एक है आपका पास फॉइल टाइप, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या मेन मुद्दा है, आप जरा ध्यान से देखो। आप यदि वायर टाइप को स्ट्रेच करते हो, आप वायर टाइप को स्ट्रेच करते हो, कैसा स्ट्रक्चर है इसका? ऐसा वायर टाइप स्ट्रक्चर है, बराबर डिस्कशन कर चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए ये काम कर रहा है, बराबर। आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो भैया, स्ट्रेच किया आपने, टेंसाइल स्ट्रेन लगा के इसको स्ट्रेच किया, है ना? इसका लेंथ चेंज हो रहा है, और इसमें कौन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो सारा गेम कर रहा है। लेकिन क्या इसमें ट्रांसफर स्ट्रेन नहीं हो रहा है? क्या इसमें ट्रांसफर स्ट्रेन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, इसका कोई डायमीटर मैं मान लेता हूँ, इसका मैंने डायमीटर मान लिया, सपोज 5 माइक्रोमीटर मैंने मान लिया, सिर्फ समझाने के लिए आपको, 5 माइक्रोमीटर। एंड बिकॉज ऑफ दिस लेंथ चेंज, इसका डायमीटर में जो चेंज हो रहा है, डेल डी जो हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो मैंने मान लिया 0.005 माइक्रोमीटर, ये मैंने मान लिया, बराबर। तो इसमें ट्रांसफर स्ट्रेन कितनी आ गई? मान लो आपसे बोलता कोई ट्रांसफर स्ट्रेन बताइए, तो आप बोलते हैं कि चेंज कितना है? 0.005 माइक्रो डिवाइड बाई 5 माइक्रो, बराबर। माइक्रो गेट कैंसर, सो 0.001 ये है इसका टेंसाइल आपका ट्रांसफर स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन है ना, इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, जो आपको एप्सिलॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल, ये सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने। अब आपके पास यदि फॉइल टाइप होता, तो फॉइल टाइप का ऑब्वियस सी बात है, एरिया ज़्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमीटर ज़्यादा होगा उसका डी जो है ना 50 माइक्रो एम। मैंने सिर्फ आपको नंबर फिगर शो करने के लिए किया है। सेम टू सेम फॉइल टाइप में भी आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दी, सेम टू सेम लेंथ तक उसको स्ट्रेच किया, तो इसमें भी आपने माना कि जो डेल डी हुआ वो हो गया आपका कितना? 0.005 माइक्रोमीटर, है ना? सेम आपका डायमीटर चेंज हो गया इसी अमाउंट से, जिस अमाउंट से इसका हुआ था एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए। अब यहाँ यदि आप ट्रांसफर स्ट्रेन निकालते तो वो कितनी आती? 0.005 डिवाइड बाई 50। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है या इसकी वैल्यू? स्वाभाविक सी बात है सर, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। तो जिस सेमीकंडक्टर बॉन्डेड स्ट्रेन गेज को आपने डिज़ाइन किया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे वर्क करने के लिए, या सिर्फ यू आर गोइंग टू कंसिडर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसमें ट्रांसफर स्ट्रेन एरर जनरेट करेगी, और वो एरर इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ट्रांसफर स्ट्रेन ज़्यादा है तो एरर ज़्यादा है, इसमें एरर कम है क्योंकि ट्रांसफर स्ट्रेन कम है। तो कौन ज़्यादा एरर जनरेट करेगा, फॉइल टाइप या मेटल टाइप? स्वाभाविक सी बात है, मेटल टाइप में ज़्यादा ट्रांसफर एरर होती है और इसमें कम होती है, इसीलिए मेटल टाइप जो आपका फॉइल टाइप है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू वायर टाइप, बिकॉज ट्रांसफर एरर जो है ना, ट्रांसफर स्ट्रेन की वजह से जो एरर है ना वो इसमें कम होती है,
वो इसमें कम होती है, इसकी वजह से ये पॉपुलर है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है ना। बट अब ध्यान से देखोगे कि गेज फैक्टर इज मच हायर इन फॉइल टाइप। नो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, गेज फैक्टर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, द फॉइल टाइप इज मच मोर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर से ये पॉइंट है, यदि सबसे ऊपर वाला पॉइंट नहीं लिखा रहता तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज फॉइल टाइप और मेटल वाइज में यदि कंपेयर करते तो सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रांसफर स्ट्रेन एरर वाला, दूसरा टेम्परेचर फैक्टर है। देखा ना, फॉइल टाइप जो आपका स्ट्रेन गेज है उसमें टेम्परेचर को या हीट डिसिपेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा खुद को, इसलिए पॉइंट लिखा है द फॉइल टाइप इज मच मोर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन। हाँ, उससे ज़्यादा होता है, यस, बट पॉपुलरिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? एरर ड्यू टू ट्रांसफर स्ट्रेन इज मच लेसर इन फॉइल टाइप। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन EAC में आना चाहिए था, जहाँ A और C ऑप्शन है तो दोनों को हम चूज करते। इतना डायरेक्टली आप कंफ्यूज हो जाओगे इस टाइप के क्लोज रिलेशन में एग्जाम में, क्योंकि दोनों ट्रू पॉइंट है, बट एक टाइम पे आते थे गेट में क्वेश्चन। अब तो क्या है, स्क्रूटनी हो जाती है, गेट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन उनके गलत निकलते हैं, और चूंकि वो तो टाइम का तकाजा है कि अब इस बार वो उन लोगों को इन टाइम पे गेट IIT जो सेट करता है गेट एग्जामिनेशन, उनको पेपर भी पब्लिश करना पड़ते हैं, सेट की भी पब्लिश करना पड़ती है, और गलत सलत कुछ हुआ ना तो बच्चे लोग एनकाउंटर करते हैं, तो उसको फिर जवाब भी देना पड़ता है, और ये आजकल के दिनों में कॉमन है। पहले ऐसा नहीं था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।